हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक चैप्टर जिसका नाम होगा प्रोस्पेक्टस। तो आज की जो बच्चों रिवीजन क्लास है वो है प्रोस्पेक्टस। वी गोना स्टार्ट विद प्रोस्पेक्टस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, पूरा समझ में आता है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। डू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा आप सबको पता चल जाएगा। सो क्या होगा, नोटिफिकेशन आती रहेगी, तो क्या आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा। एंड मैं वेट करूंगा आपका सी ए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में। अगर आप ग्रुप 2 की क्लासेस चाहिए तो मैं रेगुलर फास्ट ट्रैक सी ए इंटरमीडिएट का ऑडिट पढ़ाता हूँ। प्लस हम सी ए फाइनल में तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं, जहाँ पर हम करने वाले एस पी एम सेट ए सेट सी सेट डी। एंड वहाँ आपको मैं सी ए फाइनल का और भी पढ़ाने वाला हूँ। अब जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन नोटिफिकेशन आ गई है कि भैया आईसीआईसीए फाइनल की एग्जाम 3 बार लेगा। 3 बार। जैसे अपना इंटर का है ना, मई सितंबर जैन, सेम वे फाइनल की भी आ गई। अब भी जस्ट लेटेस्ट आई है। तो आपको भैया 3 बार देने को मौका मिलेगा। पर अपने को 3 बार क्यों सोचने का, अपन तो पहली बार में क्लियर हो रहे। स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। ओके, ग्रेट। आ जाइए, वी गोना स्टार्ट विद द चैप्टर प्रोस्पेक्टस। अब किसी कंपनी को अगर पैसे उठाने हैं इंडिया के मार्केट से, तो उसको क्या इश्यू करना पड़ेगा सर? उसको शुरू करना पड़ेगा शेयर्स। बच्चों, जब वो शेयर्स इश्यू करते हैं तो भैया मेरी कंपनी क्या है, कैसी है, वो तो पता नहीं चलेगा। तो अपने को एक पैम्पलेट देना पड़ता है। वो पैम्पलेट, वो कागज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं? वो प्रोस्पेक्टस। ठीक है। स्कोरिंग चैप्टर है, 6 मार्क का तो मिनिमम है, आता ही है। कैन गो टू 8 ऑल्सो। सर प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, जिसको बोल के प्रोस्पेक्टस आप दे रहे हो। ठीक है। या उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? शेल प्रोस्पेक्टस भी हो सकता है, रेड हेरिंग भी हो सकता है, और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक, और डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक। तो सर ये क्या हो गया? ये आपका प्रोस्पेक्टस हो गया। प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस। इट इंक्लूड्स शेल प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक। सर ये हो गया प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन। सर पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। अब हर पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर भी कर सकती है, हर पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। पर प्राइवेट कंपनी क्या कर सकते हैं? खाली प्राइवेट प्लेसमेंट। सर प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, पब्लिक ऑफर क्या, जनता से आपको अपन ने शेयर दिया, पैसा ले लिया। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज डेफिनेट कैटेगरी के लोगों को अपन ने शेयर्स दिए। जैसे हमने शेयर्स दिया बैंक को, तो मेरे को पता ना मैं शेयर्स किसको दे रहा हूँ और पैसा कहाँ से आने वाला है। जब हम लोग पब्लिक ऑफर लाते हैं उसमें क्या होता है, हमको पता ही नहीं होता कि कौन आने वाला है। राम आने वाला है, श्याम आने वाला है, सीता आने वाली, गीता आने वाली, पता ही नहीं होता। वो जनता को दिया, जनता में कोई भी आ सकता है। पर प्राइवेट प्लेसमेंट हमको पता था हुम आर वी ऑफरिंग एंड हु विल सब्सक्राइब। हुम आर वी ऑफरिंग एंड हु विल सब्सक्राइब। सो देखो, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, इट सेज अ पब्लिक कंपनी कैन इशू प्रोस्पेक्टस, okay, can go for private placement, can go for right issue, can go for bonus issue। सर प्राइवेट कंपनी क्या कर सकते हैं? सर प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं वो लोग, बोनस इशू ला सकते हैं, राइट इशू ला सकते हैं, क्योंकि वो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है ना। सर प्रोस्पेक्टस किसके लिए चाहिए होगा? अपने को आईपीओ के लिए चाहिए होगा। आईपीओ का मतलब होता है सर इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब हम लोग पहली बार ऑफर ला रहे होते हैं। ठीक है। एफपीओ का मतलब क्या होता है? सर फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर मतलब जब हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ इशू लेकर आ रहे हैं। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल। तो बाबू जो पहला वाला जो मेरा पेज था, खाली वो रीड वाला पेज था। डेफिनेशन है प्रोस्पेक्टस को, वो लिखने के लिए काम आ सकती है। खाली प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन। नंबर 2, ये कुछ काम का नहीं है बॉक्स, ये देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ डीम प्रोस्पेक्टस। तो जब डीम प्रोस्पेक्टस हम देते हैं, डीम का मतलब होता है सर अज्यूम। अज्यूम तो उसमें जो मैटर्स है ना, वो मैटर्स क्या होते हैं? वो एडिशनल मैटर्स होते हैं। तो ये आपके मॉडल में एमसीक्यू में दे रखा है कि इट इज इन सब्सटीट्यूशन, द आंसर इज नो। सो वट एवर मैटर्स जो हम लोग प्रोस्पेक्टस में देते हैं वो तो है ही है। प्लस जो हम लोग डीम प्रोस्पेक्टस जब बनाएंगे तो उसमें हमको कुछ और एडिशनल मैटर्स देने पड़ते हैं। वो एडिशनल मैटर्स क्या है? वो मतलब वो जो मैटर्स है वो क्या है? वो एडिशनल है, इट इज नॉट इन सब्सटीट्यूशन। सर क्या है वो एडिशनल मैटर्स? पहला, स्टेटमेंट ऑफ नेट अमाउंट रिसीव और टू बी रिसीव फॉर सिक्योरिटीज ऑफर्ड, कितना पैसा आने वाला है। नंबर 2, टाइम एंड प्लेस वेयर द अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अलॉटमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड, कहाँ हम उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। नेम ऑफ द पर्सन मेकिंग द ऑफर आइडेंटिफाइड इज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इस पे एमसीक्यू भी आया हुआ है। नेम ऑफ द पर्सन ऑफर्ड आइडेंटिफाइड इज द डायरेक्टर, वहां पर क्वेश्चन में प्रमोटर्स यूज करते हैं वो लोग, यहाँ पर डायरेक्टर्स है। ये 3 चीजें आपको देनी पड़ती है डीम प्रोस्पेक्टस में। पहला क्या आएगा? एडिशनल मैटर्स देने पड़ेंगे। वो एडिशनल मैटर्स कौन से? वो 3 है। कितना पैसा आने वाला है, कहाँ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एंड नेम ऑफ द पर्सन आइडेंटिफाइड एज द डायरेक्टर्स of the company in the prospectus. Then the deemed prospectus shall be signed on behalf of the company, must be signed by at least 2 directors of the company. कितने लोग साइन करेंगे सर? 2 डायरेक्टर साइन करेंगे।
क्लियर हो गया? ये हो गया डीम प्रोस्पेक्टस के बारे में। देन कंटेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स टू बी एज टू प्रोस्पेक्ट, अगेन ये भी हमारा जो आंसर है वो आरटीपी वाला आंसर है बच्चों, आरटीपी टाइप आंसर है। इसमें छोटे छोटे आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, बाकी डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा। सो प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड, साइन एंड इंक्लूड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। देन सर नो प्रोस्पेक्टस इज नीडेड फॉर ऑफरिंग टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स और आइडेंटिकल लिस्टेड शेयर्स और डिबेंचर्स। मतलब अगर आपकी कंपनी के बारे में लोगों को पता है, आपको उनको ही ऑफर कर रखा है, जैसे राइट इशू, तो राइट इशू में आपको वापस से प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है, बोनस में आपको वापस से प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। सर द डेट ऑन द प्रोस्पेक्टस कंसिडर एज द पब्लिकेशन डेट, जिस जो प्रोस्पेक्टस की डेट लिखी थी वही हम मानेंगे कि उसी दिन वो पब्लिश हुआ है। अ साइंड कॉपी मस्ट बी फाइल्ड विद आरओसी बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस, पब्लिक के जाने से पहले, पब्लिक के पास जाने से पहले आपको किसको देना पड़ेगा? आरओसी को देना पड़ेगा। एक्सपर्ट स्टेटमेंट, एन एक्सपर्ट स्टेटमेंट इज इनवैलिड, क्या बोलोगे? एन एक्सपर्ट स्टेटमेंट इज इनवैलिड इफ दे आर इन्वॉल्वड इन द मैनेजमेंट और हैवंट कंसेंटेड। एक्सपर्ट हमेशा बाहर का आदमी होना चाहिए, और अपन ने पढ़ा था कि एक्सपर्ट का अपने को कंसेंट लाना पड़ता है। फॉरेन कंपनी वाले चैप्टर में जब सिखाई थी ना, तब बताया था आपको भैया एक्सपर्ट का जो आप ओपिनियन डालोगे उसमें आपको एक्सपर्ट का कंसेंट भी लेना पड़ेगा। देन द प्रोस्पेक्टर मस्ट स्टेट दैट इट हैज बीन फाइल्ड विद द आरओसी एंड मस्ट स्पेसिफाई द अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स। वैलिडिटी, ये भी आपका एमसीक्यू है। सर द प्रोस्पेक्ट इज वैलिड फॉर अप टू कितना दिन? 90 डेज फ्रॉम डिलीवरी टू द आरओसी। आपने क्या किया? आरओसी को दिया, आरओसी ने क्या कर दिया? उसको अप्रूव कर दिया, आपके पास 90 दिन होते हैं पब्लिक में देने के लिए। A fine of 50,000 to 3 lakh applies for issuing a prospect in violation of 26। कुछ भी अगर सेक्शन तोड़ा तो 50,000 से लेके 3 लाख। सो 90 दिन वाली बात हमारे लिए यहाँ पर काम की मिली है। ठीक है। देन इंपॉर्टेंट वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। सर वेरिएशन का मतलब क्या हुआ बेटा? वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। तो अभी अगर हम लोग आईपीओ लेकर आए, ठीक है, तो अगर आईपीओ या एफपीओ लेकर आओगे तो आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो, तो आप उनको बताओगे ना कि हम लोग किस रीजन के लिए लेकर आ रहे हैं। तो मैंने लिखा प्रोडक्ट एक्सपांशन होगा, बिल्डिंग एक्सपांशन होगा, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, कोई मशीन इंपोर्ट करेंगे। ये 4 मेरे ऑब्जेक्ट्स थे। अब मुझे लगता है कि नहीं यार, अब काय को अपन अभी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारा वर्किंग कैपिटल पे कर देते या हमारा लोन रीपे कर देते। तो मेरे जो ऑब्जेक्ट की वजह से लोगों ने मेरे को पैसा दिया, अब मेरे को वो ऑब्जेक्ट चेंज करने हैं। तो पहला चीज अलाउड है नॉट अलाउड? सर वो अलाउड है, पर अपने को क्या पास करना पड़ेगा? अपने को पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा बच्चों? स्पेशल रेजोल्यूशन। प्लस अपने को क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस कहाँ पब्लिश होगा सर? 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेज में। अभी सब लोग अग्री कर दिए, एसआर मतलब 75% अप्रूवल आ गया, पर 2 बच्चे बोलते नहीं नहीं सर, आपने हमसे पैसा लिया, काय के लिए पैसा लिया? आपने बोला था बिल्डिंग बनाओगे, नया प्रोडक्ट लाओगे, अभी यहाँ पर तो अपना लोन रीपे करो, हमको नहीं चलेगा। तो जो बच्चों को नहीं चलेगा मतलब क्या, वो लोग खुश नहीं है। जब बच्चा वो लोग खुश नहीं, तो वो क्या बोलेंगे अपन उसको? डिसेंटिंग। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? डिसेंटिंग। तो डिसेंटिंग जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको क्या दे देंगे? भाई तूने पैसा दिया ना मेरे को, पैसा लेके जा, चल निकल यहाँ से, एग्जिट ऑफर। तो डिसेंडिंग शेयर होल्डर को अपन क्या दे देंगे बच्चों? एग्जिट ऑफर। एग्जिट ऑफर वुड बी गिवन टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। देखो क्या लिखा है, इट अलाउज कॉन्ट्रैक्ट वेरिएशन विद द कंपनी वाया स्पेशल रेजोल्यूशन। बराबर। फिर नोटिस मस्ट बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, वन इन इंग्लिश अदर वन इन वर्नाकुलम, जस्टिफाइंग द वेरिएशन का justification for variation. Then descending shareholder must be offered an exit option by the promoters at a price and terms set out by SEBI regulations. ठीक है, एंड टर्म सेट आउट बाय दी सेबी रेगुलेशन। तो जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर उसको अपन क्या दे देंगे? एग्जिट ऑफर दे देंगे। फिर अभी क्या बोला, आप अपने ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते, अग्रीड, बट यहां पर एक लाइन है, फंड रेज कैन नॉट बी यूज फॉर बाइंग और डीलिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर लिस्टेड कंपनी। अभी आपके जो ऑब्जेक्ट है आपको उसमें से चेंज करना है, तो चेंज करो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ, एक काम करते हैं भाई, रिलायंस में पैसा लगा देते हैं, और पब्लिक का पैसा आ गया अपने पास, अपन एक कंपनी, अपन ने मतलब अपन बिल्डिंग एक्सपांड करेंगे, प्रोडक्ट एक्सपांड करेंगे। अब अभी ये भी सर सिखाया हमको कि अपन ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो अपन ऑब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, रिलायंस का पैसा, रिलायंस में पैसा डालते हैं, 30 दिन में पैसा डबल, लक्ष्मी चिट फंड। लाइन क्या बोलती है, आपने जो पैसा रेज किया है एक ऑब्जेक्ट के लिए, अगर आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, कौनो दिक्कत नहीं, बट अगर तुमको वो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, आपको किसी और कंपनी के, किसी और लिस्टेड कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, नॉट अलाउड। सर फंड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बाइंग और डीलिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, इक्विटी शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। सर हम लोग प्रेफरेंस से बाय कर सकते हैं, हाँ वो ऑब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम लोग स्टार्टअप जैसे शार्क बन सकते हैं कि हम लोग अनलिस्टेड जो कंपनी थे उसमें करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर लिस्टेड कंपनी का नहीं कर सकते बस, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन 27, वेरिएशन इन टर्म्स। देन OFS, ऑफर ऑफ सेल।
अच्छा, अभी किसी के पास अगर सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग है, सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग मतलब 10% ऑफ द शेयर्स होता है, तो वो डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेच सकता, क्योंकि अगर वो जैसे वो बेचेगा तो सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी, प्राइस गिर जाएगा, तो वो क्या बोलता है आपको बोर्ड के थ्रू बिकवाना पड़ेगा, कंपनी के थ्रू। तो इट सेज इट अलाउज द मेंबर्स इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड टू ऑफर द शेयर्स टू पब्लिक एज पर द लॉ। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी, एक पेपर बनाएगी, डॉक्यूमेंट बनाएगी, बराबर, इट इज़ लाइक पब्लिक को ऑफर करें तो प्रॉस्पेक्टस देना पड़ेगा। सर उसका खर्चा कौन बेयर करेगा? सर कंपनी क्या करेगी, मिस्टर इमेजिन करो राकेश झुनझुनवाला के शेयर्स थे, उनके वो शेयर्स डायरेक्टली नहीं बेच सकते, उनको कंपनी के थ्रू बिकवाना पड़ेगा, जैसे वो बेचेंगे तो अब बेचने के लिए लोगों को बताना पड़ेगा, तो पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस दिया, तो वो प्रॉस्पेक्टस का खर्चा कौन बेयर करेगा? सर पब्लिक पैसा देगी कंपनी को, कंपनी क्या करेगी, वो पैसा किसको दे देगी, वो राकेश झुनझुनवाला को दे देगी। अब जो भी जो खर्चा लिया वो अपना खर्चा माइनस कर देंगे, मतलब वो रीइंबर्स हो जाता है बेसिकली, जो जो बेचेगा वो क्या करेगा, वो कंपनी को रीइंबर्स कर देगा। देन सबसेक्शन 2 ट्रीट्स द डॉक्यूमेंट फॉर द ऑफर एज प्रॉस्पेक्टस इशू बाय द कंपनी अप्लाइंग ऑल रिलेटेड प्रोविजन। जितने भी प्रॉस्पेक्टस की बातें सारे लग जाएंगे, भले वो कंपनी नहीं दे रही है, कंपनी किसी के बिहाफ पे दे रही है, स्टिल उनको प्रॉस्पेक्टस की सारी बातें पूरी करनी पड़ेंगी। देन it requires the members to authorize the company to act on their behalf and reimburse the company for all related expenses। तो सर क्या हो जाएगा, जो मेंबर होगा वो कंपनी को ऑथराइज कर देगा कि आप मेरे शेयर बेच दीजिए, तो मेरे डीमेट से, राकेश जी के डीमेट से सारे शेयर्स निकलेंगे एंड पब्लिक के पास आएंगे। कोई नया शेयर इशू नहीं हुआ है, खाली एक शेयर होल्डर से निकल के वो मल्टीपल शेयर होल्डर्स में जाएंगे, उसको हम कहते हैं ओएफएस, सेक्शन नंबर 28। पब्लिक ऑफर सिक्योरिटीज टू बी इन डीमेट फॉर्म, तो सारे जो शेयर्स होंगे वो आपके डीमेट फॉर्म में होने चाहिए, तो अपने को पता ही है। हाँ मतलब कुछ शेयर्स ऐसे भी जो पापा मम्मी मतलब दादा दादी के पास अगर होंगे आपके, तो वो क्या होगा, वो आपका आज भी वो फिजिकल फॉर्म में होंगे, पर उसको लॉ ने क्या बोला, अगर आपको बेचना है उसको किस में करना पड़ेगा, आपको ओनली डीमेट फॉर्म। इट रिक्वायर्स ओनली कंपनीज टू होल्ड और ट्रांसफर सिक्योरिटी ओनली इन डीमेट फॉर्म। तो ये आप आरटीपी ले सकते हो। ठीक है, तो 27 इंपॉर्टेंट, 28 इंपॉर्टेंट, दोनों वेरिएशन वाला भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको एमसीक्यू में आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, ओएफएस ऑफर फॉर सेल, दोनों इंपॉर्टेंट, 28 भी। ठीक है, देन तो अब आप क्या करोगे, 1 to 4 स्लाइड, ठीक है, फिर क्या होगा, वो टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस शुरू हो रहा है, तो इतना भी आप रीड कर कराओगे, फिर अपन आगे का पढ़ते हैं। चलो रीड।
शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ओके, आ जाइए, नेक्स्ट आंसर हम लोग कर रहे हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेक्शन नंबर क्या है? 31। शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 31। सर अब क्या है, अभी हम लोग जब भी लॉ क्या कहता है, जब भी आप पब्लिक इशू लेकर आओगे आपको बार बार क्या देना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। अरे सर अभी मैं बार बार अगर लेकर आऊंगा पब्लिक इशू, मुझे प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा ना। तो अगर मैंने सोचा कि मैं एक साल में अभी 10 रुपए का शेयर लाता हूँ, फिर 3 महीने बाद 100 रुपए का लाता हूँ, फिर 3 महीने बाद मैं 1000 रुपये वाला लाऊंगा, तो मेरे को बार बार प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना अपन, मल्टीपल इशू आ रहा है तो लॉ क्या कहता है कि तू मल्टीपल इशू लेकर आ रहा हो, कितने साल के अंदर? सर 1 साल के अंदर। तो एक काम करते हैं अपन, एक बड़ा वाला प्रोस्पेक्टस देते हैं। तो प्रोस्पेक्टस दिया एक, पब्लिक इशू लेकर आए 3, मतलब मोर देन 1 आए। तो अगर आप मोर देन 1 पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? एक बड़ा वाला प्रोस्पेक्टस दे सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो ये क्या हो गया सर? व्हेनेवर अ मल्टीपल ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज आर कमिंग, तो आपने क्या किया? मल्टीपल ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज लेकर आ गया, पर प्रोस्पेक्टस कितना दिया आपने? एक ही दिया। A shelf prospectus allows the companies to issue securities in one or more offers over a period without needing a new prospectus each time. A shelf prospectus can be filed with the ROC at the time of the first offer. It is valid up to the 1 year starting from the first offer. जब आप फर्स्ट ऑफर लाए वहां से उसका वैलिडिटी 1 ईयर होती है। नो न्यू prospectus needed for the subsequent offer within this period. एक साल में आप कितना भी लेकर आओ आपको वापस से देने की जरूरत नहीं है। देन फिर अभी क्या होगा? एक साल में कंपनी में कुछ भी चेंज हो सकता है, डायरेक्टर चेंज हो गया, ऑफिस चेंज होगा, नेम चेंज होगा, तो आप लोगों को आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जब आरओसी को आप इन्फॉर्म करोगे कागज के थ्रू इन्फॉर्म करोगे, वो कागज को हम कहते हैं प्यार से इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। सो यू विल फाइल एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बिफोर द सब्सिक्वेंट ऑफर्स डिटेलिंग मटेरियल चेंजेस। अच्छा, अब अगर क्या होगा, हमने कुछ चेंज कर दिया, जैसे हमारा ऑफिस मुंबई था, अभी हमने ऑफिस कैलकाटा कर दिया, ठीक है, कोलकाता हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी कोई शेयर होल्डर बोलता है अरे सर हम लोग ने तो मुंबई में रहे थे, तो अपने को अपने विश्वास किया था सर, अभी मेरे को नहीं चलेगा सर। ठीक है, तुमको नहीं चलेगा ना, पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू विल इन्फॉर्म द एप्लीकेंट्स एंड रिफंड इफ दे विड्रॉ आफ्टर चेंजेस अकर पोस्ट एडवांस पेमेंट। अगर किसी ने अपने को एडवांस में पेमेंट दे रखा है, आप मल्टीपल इशू लेकर आओगे तो मेरा पैसा जमा करके रखो। अब अगर उसको पसंद नहीं है वो चेंज, तो आप उसको क्या कर दोगे? उसके पैसे वापस कर दोगे। देन द शेल प्रोस्पेक्टस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम आर कंसिडर्ड प्रोस्पेक्टस व्हेन मेकिंग एन ऑफर। अब जब भी सब्सिक्वेंट ऑफर आएगा तो हम क्या मान लेंगे कि जो प्रोस्पेक्ट आपने पहले इशू किया था प्लस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दोनों मिला के क्या बन जाएगा? वो आपका फाइनल ऑफर बन जाएगा। तो बाबू ये क्या हो गया आपका? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो क्या हो गया? मल्टीपल इशू ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब कैसे याद करोगे? 31 है ना, 3 ऑफर 1 प्रोस्पेक्टस, 3 ऑफर 1 प्रोस्पेक्टस, 3 ऑफर 1 प्रोस्पेक्टस। अपना 3 बार एग्जाम है, अब तो फाइनल भी 3 बार हो गया, इंटर भी 3 बार है, तो 3 बार ऑफर दिए पर प्रोस्पेक्ट एक ही बार दिए। सेक्शन नंबर 31। फिर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर क्या होता है बाबू? 32। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब मेरे को क्या दिक्कत है? मेरे को नहीं पता कि मैं किस प्राइस पे ऑफर लेकर आऊँ। 10 रुपए का शेयर लेकर आऊँ, 100 रुपए वाला लाऊं, 1000 रुपए वाला लाऊं, अच्छा 1 लाख शेयर्स का ऑफर लाऊं, या 10,000 शेयर्स का ऑफर लाऊं, या 50 करोड़ शेयर्स का ऑफर लाऊं, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। सो मुझे क्या नहीं पता? मेरे को प्राइस नहीं पता, मुझे साइज नहीं पता, मुझे क्या नहीं पता बाबू? प्राइस ऑफ इशू नहीं पता, ठीक है, साइज ऑफ इशू नहीं पता, प्राइस ऑफ इशू नहीं पता, साइज ऑफ इशू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? एक एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू करेंगे, काइंड ऑफ अ सर्वे फॉर्म। वो सर्वे से लोगों से पूछेंगे, अच्छा ये राहुल तू कितना शेयर लेगा, कितने पे लेगा बता। ए सीता तू बता कितने पे लेगी, ए अंकित तू मुझे बता कितने पे लेगा, ए भैया बाबू तू मुझे बता कितने पे लेगा। तो हर एक से अपन ने पूछा, तो कितना शेयर लोगे और कितना प्राइस पे लोगे वो हमें बता दीजिए। तो सर्वे फॉर्म हमने सर्कुलेट किया, बेसिस द सर्वे फॉर्म हम क्या करेंगे? एक अपना एस्टिमेशन निकालेंगे, भैया हाँ इतने शेयर से ऑफर हो कर सकते हैं, इस प्राइस पे कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे अपन? वो जो अपन ने प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है, बट उस प्रोस्पेक्टस में क्या था? सब कुछ था, 2 चीजें मिसिंग थी। क्या? प्राइस एंड साइज। क्या मिसिंग था बाबू? प्राइस एंड साइज। क्या मिसिंग था बाबू? प्राइस एंड साइज। अब जब वो प्राइस एंड साइज है वहां पर मिसिंग था, तो भैया हमारे पास सब कुछ आ गया, सब डिटेल से, पर खाली प्राइस और साइज नहीं पता। तो हमने वो क्या किया? वो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस एक सर्वे फॉर्म जब इशू किया, वो सर्वे फॉर्म को हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, हमने फिर उसको फाइल कर दिया। सो जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट मतलब इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम प्लस अपना जो प्रोस्पेक्टस है वो दोनों मिला के क्या बन जाएगा बाबू? फाइनल प्रोस्पेक्टस। क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोस्पेक्टस। देखो अभी RHP is a prospectus that do not contain details on the quantity of the issue or the price of the issue. क्या नहीं पता अपने को? क्वांटिटी नहीं पता, प्राइस नहीं पता। It allows the company to raise fund flexibility by leaving these details to be determined after the issue closes, helping to time the market effectively. फिर टाइमिंग, अपनी कंपनी कैन इशू RHP बिफोर लॉन्चिंग द ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस। तो एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस अपन ने इशू किया, देन इट मस्ट बी फाइल्ड विद ROC एट लीस्ट 3 days बिफोर द ऑफर ओपन्स। तो अपने को क्या करना पड़ेगा सर? आपने को फाइल करना पड़ेगा 3 दिन पहले बिफोर द ऑफर ओपन्स। तो 3 दिन पहले इज योर MCQ, 3 दिन पहले इज योर MCQ।
Then RSP will hold the same legal obligation as full prospectus with any differences highlighted in the final documents. After the offer closes, a final prospectus must be filed with the ROC and SEBI detailing the actual capital raise and pricing. तो क्या करेंगे, जब अपना पैसा आ जाता है, लोगों ने पैसा दे दिया, उसके क्या करोगे, फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल कर दोगे आरओसी के पास एंड सेबी के पास. तो आरएसपी आपको फाइल करना पड़ता है 3 दिन पहले. कुछ भी चेंजेस हुआ वहां पर अगेन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम. ठीक है, ड्राफ्ट आया आपने जो सर्वे फॉर्म किया वो भी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम. ठीक है. 32 33 अब्रीज प्रोस्पेक्टस. अब्रीज मतलब सर चार्टर. चार्टर का मतलब हो जाएगा सर पहला समराइज वर्जन. इट इज अ समराइज वर्जन ऑफ द फुल प्रोस्पेक्टस हाइलाइटिंग द की फीचर्स एज पर द सेबी रेगुलेशन. Sir, it reduces the cost of printing full prospectus by the public offers by providing a condensed version. मतलब आपने समरी दिया, पूरा नहीं दिया यहाँ पर. फिर it must accompany every application form for shares और debentures. पीछे prospectus के application form होना चाहिए वहाँ पर. अच्छा, underwriting agreements, non public offers offer to existing members में क्या होगा, वो नहीं देने का आपको, except in certain cases, क्योंकि उनमें क्या होगा, उनको कंपनी के बारे में पता है. तो it must accompany every application form for shares और debentures. Right to full prospectus. अभी कोई शेयर होल्डर है, बोलते मेरे को पूरा prospectus चाहिए, तो फुल प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी अवेलेबल टू एनीवन रिक्वेस्टिंग बिफोर द ऑफर. जनरली आप काम करो छोटा वाला दे दीजिए, किसी को पूरा चाहिए तो उसको पूरा दीजिए. पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस 50,000 फॉर ईच डिफॉल्ट. पेनल्टी यू कैन स्किप. तो यहाँ पर मेरा बच्चा 4 प्रकार का प्रॉस्पेक्टस होता है, हम इसको कहते थे दसरा. सेक्शन नंबर क्या है, 25, 31, 32, 33. 25, 31, 32, 33. डीम्ड शेल्फ रेड हेरिंग अब्रिज. डीम्ड शेल्फ रेड हेरिंग अब्रिज. 25, 31, 32, 33. ठीक है. 25, 31, 32, 33. डन. नेक्स्ट, मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस. तो इस पेज पे 3.7 पे वो लोगों ने क्या बताया सर, मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है. मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है सर, एनी फॉल्स और इनएक्यूरेट स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस. कोई फॉल्स स्टेटमेंट बोला है, कुछ मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस है वहां पर, एंड कुछ अनट्रू स्टेटमेंट है. अगर आपको पता है आप झूठ बोल रहे हो एंड आपने उसमें साइन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, अनट्रू, फॉल्स, मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस. ठीक है. तो ये वाला पेज ऐसा हमारे एग्जाम के लिए कुछ काम का नहीं है. ये वाला पेज ऐसा कुछ काम का नहीं है. नीचे आ जाइए, नेक्स्ट पेज देखो भी. सर अगर फॉल्स प्रोस्पेक्टस होता है, अनट्रू प्रोस्पेक्टस होता है, कोई फॉल्स स्टेटमेंट, अनट्रू स्टेटमेंट का कोई मिस स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में, तो क्या हो जाएगा सर, क्या रेमेडीज हमारे पास. सर अगेंस्ट द कंपनी वी कैन डू रिसीशन. रिसीशन का मतलब होता है कैंसलेशन. रिसीशन का मतलब कैंसलेशन एंड टू क्लेम डैमेजेस. ठीक है. एंड अगेंस्ट द कंपनी क्या हो जाएगा अपने पास, सिविल लाइबिलिटी. सिविल लाइबिलिटी मतलब क्या मिलेगा अपने को, कॉम्पेंसेशन. कॉम्पेंसेशन होता है मतलब मॉनेटरी पेनल्टी. एंड अगेंस्ट अ पर्सन ऑथराइज्ड टू इश्यू प्रोस्पेक्टस, उनके प्रति क्या हो जाएगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी. क्रिमिनल मतलब वो जेल जाएंगे, प्लस डैमेजेस फॉर रॉन्ग डूइंग. डिसीट मतलब रॉन्ग डूइंग्स. तो अगेंस्ट द कंपनी एंड अदर्स में क्या आएगा, सिविल लाइबिलिटी भी हो सकती है एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी भी हो जाएगी. ठीक है. सिविल लाइबिलिटी में क्या होता है, मॉनेटरी लॉस, मतलब जो कॉम्पेंसेशन है वो हो जाएगा. एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या मिलता है, उनको जेल यात्रा हो जाती है. ध्यान से देखना भी. सर रिसीशन का मतलब क्या है, सर इफ यू हैव परचेज शेयर्स बेस्ड ऑन द प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग अनट्रू और मिसलीडिंग स्टेटमेंट. मतलब कोई स्टेटमेंट था वहां पर झूठा था एंड आपने उस पर शेयर्स खरीद लिए. अब बाद में अगर आपको पता चल रहा है कि सब झूठा है तो क्या हो जाएगा, लोग अपना शेयर बेचना शुरू कर देंगे. जैसे शेयर बेचेंगे तो प्राइस गिर जाएगी, बिकॉज क्या होगा, सप्लाई आ रही है यहाँ पर, तो आपको नुकसान पहुंच गया. तो अगर आपको नुकसान पहुंच गया किसकी वजह से सर, कंपनी की वजह से, तो आप क्या करोगे, वो शेयर लोगे, कंपनी के मुंह पे मार कर आ जाओगे, मतलब नहीं चाहिए मेरे को. तो जैसे आपने कंपनी के मुंह पे मारा बच्चों, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका रिसीशन. क्या हो गया बच्चा, वो आपका रिसीशन, कैंसिल कर दिया. नाउ इफेक्ट ऑफ रिसीशन, अग्रीमेंट टू टेक अप द शेयर्स इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सब्सक्राइबर. आपको रखना है तो रखो, नहीं रखना तो मत रखो. तो आपके पास वॉइडेबल ऑप्शन है. अच्छा, इट इज वैलिड अनलेस रिसाइंडेड. इट इज वैलिड अनलेस रिसाइंडेड मतलब हम मान के चलेंगे कि भी आपने एक्सेप्ट कर लिया जब तक आप रिसीशन नहीं करोगे. रिसीशन टू रिसाइन मतलब कैंसिल. अच्छा, रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर एंड रिटर्न ऑफ मनी विद इंटरेस्ट एंड कॉस्ट. कंपनी आपको पैसा वापस दे देगी. एंड कॉम्पेंसेशन भी आप क्लेम कर सकते हो. अगर आपको नुकसान पहुंचा कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकते हो. अच्छा, मैंने शेयर्स खरीदे थे प्रोस्पेक्टस के बेस पे, मैंने शेयर्स आगे जाके बेच दिया. इमेजिन करो मैंने बेचा राहुल को, तो राहुल को पता चला कि प्रोस्पेक्टस में सब झूठा था. राहुल जाता है कंपनी के पास कैंसिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट. नॉट अलाउड. क्यों सर, द राइट टू कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेज इज गिवन ओनली टू अलॉटी. अलॉटी कौन, जिसने प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे शेयर खरीदा था. अच्छा चलो राहुल तो नहीं जा सकता, राहुल एबी के पास आता है, बोलता है एबी सर आप जाके दे दीजिए. क्या मैं जा सकता हूं, नहीं, क्योंकि मैंने शेयर्स बेच दिया ना आगे. सो वंस एक्सेप्टेड राइट टू रिजेक्ट इज लॉस्ट.
वंस एक्सेप्टेड राइट टू रिजेक्ट इज लॉस्ट। क्या बोलते देखो, सब्सिक्वेंट परचेजर फ्रॉम मार्केट कैन नॉट सीक रिसीशन एंड सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कैन नॉट सीक रिसीशन। क्योंकि भैया उन सब्सक्राइबर्स टू वो प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, पब्लिक में 7 होते हैं। भैया तुमको तो पता है ना कंपनी में क्या क्या हो रहा है, तुमको तो पता है ना। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कैन नॉट सीक रिसीशन, ठीक है, तो ये हो गया रिसीशन। सर डैमेजेस, अगर आपको नुकसान पहुंचा है तो भैया आप क्या क्लेम कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। सर प्री रिक्वेस्ट क्या, फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पर फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एंड पर्सन इंटेंडेड टू एक्ट अपॉन द मिसरिप्रेजेंटेशन एंड पर्सन सफर डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिंग अपॉन द फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। आपको नुकसान हुआ है किसी आदमी की वजह से हुआ है तो ही वो क्या आप क्लेम करोगे, आप डैमेजेस वहां पर क्लेम करोगे। क्लियर हो गया बच्चा आपका। तो रिसीशन एंड एक्शन फॉर डैमेजेस। देन अब आता है सिविल लाइबिलिटी एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो सेक्शन 34 will talks about your criminal liability, 35 will talks about your civil liability. 34 is criminal liability. Sir, every person who has authorized the issue of prospectus will be punished under section 447. Every person who has authorized the prospectus, अगर वो वहाँ पर फ्रॉड होता है तो he will be liable under section 447. क्या डिफरेंसेस है, क्या एक्सेप्शन है? अगर कोई चीज़ है जो इमटेरियल, जिससे डिसीजन चेंज नहीं होगा किसी इन्वेस्टर का, जैसे पेटी कैश एक्सपेंस है, पेटी कैश एक्सपेंस हमने लिख दिया 4,300 के जगह 4,400 लिख दिया, रॉन्ग लिखा ना, पर पेटी कैश का फिगर में 100 रुपए का डिफरेंस, इट इज वेरी इमटेरियल सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर। या फिर ये रीजनेबल ग्राउंड टू मतलब उसके पास एविडेंस है कि वो जो कह रहा है वो सच है, तो उसको पेनल्टी नहीं लगेगी। सिविल लाइबिलिटी, सर कंपनी डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट, भाई जिन जिन उन्होंने साइन किया, किन किन ने, जिन जिन ने, किन किन ने, जिन 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 लोगों ने प्रॉस्पेक्टस पे साइन किया, किन किन लोगों ने, सर कंपनी डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट और एनी एक्सपर्ट मतलब CACS और वन हु हैज ऑथराइज्ड द इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस फॉर कॉम्पेंसेशन टू द इन्वेस्टर्स, फॉर कॉम्पेंसेशन टू इन्वेस्टर्स। तो वो क्या करेंगे सर, पैसा दे देंगे उनको। कौन देगा सर, जिन जिन्होंने साइन किया है। कौन कौन, कंपनी डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट या अ पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड द इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस आर लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन टू इन्वेस्टर। क्या डिफरेंस है सर, मैं डायरेक्टर था, मैंने साइन किया, मैंने मेरा साइन विड्रॉ कर लिया प्रॉस्पेक्टस जाने से पहले, पब्लिक के पास जाने से पहले, तो आई एम नॉट लायबल। सर मैं किसी एक्सपर्ट के कंसेंट बेस से, मैंने वैल्यूअर का आपको एग्जांपल दिया बहुत बार, वैल्यूअर ने मेरे को फिगर दिया, मैंने वो डाल दिया प्रॉस्पेक्टस में, भैया वो वैल्यूअर का फिगर गलत निकला, बाकी सब सही है पर वो वैल्यूअर का फिगर गलत निकला, तो मैं तो लायबल नहीं, क्योंकि मेरा फिगर था, मैं तो उस पर विश्वास किया वैल्यूअर पे, और द प्रॉस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और ही गेव अ रीजनेबल पब्लिक नोटिस, देन ही इज नॉट लायबल। इन दिस केस ही इज नॉट लायबल। Section 36 is your RTP again. Punishment for fraudulently inducing the persons to invest money. लक्ष्मी चिट फंड 30 दिन में पैसा डबल, 30 दिन में पैसा डबल। मैं लोग कह रहे भाई बाप कम नहीं, बाप कम नहीं, अरे इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, मैं सबको बोल रहा हूँ, तो आई विल बी गिल्टी अंडर सेक्शन 447। A person making false or deceptive or misleading statements or conceal material facts or induces the agreements or induces others to enter into agreements for acquiring, disposing, underwriting securities or securing profit from securities or by fluctuation in the value or obtaining loan from the bank or FI, अगर मैंने कुछ भी झूठ बोला I will be guilty under section 447। तो सेक्शन 36 आना बहुत रेयर है, 27 28 आ सकता है, जो अपन ने पढ़ा ना वेरिएशन वाला OFS वाला पढ़े अपन, फिर अपन 31 32 33 पढ़े, शेल्फ रेड हेरिंग अब्रीच ये सब आ सकता है, 34 35 क्रिमिनल एंड सिविल आ सकता है, सिविल तो रिपीटेटिव है कि कौन कौन लायबल होता है, MCQ में पहचानने को भी आ सकता है, ठीक है। 37 एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन, सर क्या करेंगे, केस करेंगे ना, वो तो केस करेंगे, देखो वही लिखा है, अ सूट में बी फाइल्ड बाय और एनी अदर एक्शन में बी टेकन अंडर सेक्शन 34 मतलब क्रिमिनल, 35 मतलब सिविल, 36 मतलब वो इन्वेस्टिंग पर्सन, बाय एनी पर्सन, एक आदमी अकेला कर सकते हैं, 4-5 लोग मिलकर कर सकते हैं, ग्रुप वाले लोग, या एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई संस्था हो गई, कोई लॉयर्स हो गए, कोई लॉयर की टीम हो गई, वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। इफ इट इज अफेक्टेड बाय एनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट और इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ एनी मैटर इन द प्रॉस्पेक्टस, किसी को अगर नुकसान पहुंचे तो क्या करेंगे, केस करेंगे, कोई आदमी कर सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन कर सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर सकता है, ठीक है। देन 38 section also RTP, punishment for personation for acquisition etc of securities, punishment for personation of acquisition of securities, सर पर्सोनेशन मतलब फेक आइडेंटिटी क्रिएट करना, शेख मोहम्मद अब्दुल उल फकीर अमीर राहुल खान साहब, हमने क्या किया, फेक आइडेंटिटी क्रिएट की, ऐसे हमने हजारों आधार कार्ड पे हमने क्या किया, शेयर्स बाई किए, अब भैया हमारे पास तो शेयर्स आ गए, हमने फिर शेयर्स बेच दिया, तो मैंने एक तो मेरे नाम पे एप्लीकेशन की अभिषेक बंसल के नाम पे, एक मेरी वाइफ के नाम पे की, मम्मी के नाम पे की, पापा के नाम पे की, और हमने क्या किया, 100 फेक आईडी कार्ड क्रिएट किए, फेक आइडेंटिटी क्रिएट की, शेख मोहम्मद अब्दुल 1 खान साहब, शेख मोहम्मद अब्दुल 2 खान साहब, ऐसा होता है ना अपन बचपन में हिस्ट्री में पढ़ते थे औरंगजेब वाला, बराबर,
किंग आर्थर 1, किंग आर्थर 2, वैसे अपन ने की है। सरकार बोलते सालो तुमने नुकसान पहुंचाया लोगों को। अरे हमने कहा नुकसान पहुंचाया, अबे तुमने फेक आईडी क्रिएट करके, फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके शेयर्स ऐठे, पैसा कमाया, बराबर। कोई और भला आदमी भी तो ले सकता था। हाँ सर, हमने गलत किया, गिल्टी अंडर 447। जो भी आपने पैसा कमाया वो सरकार ले जाएगी। अब मेरे को पता था सरकार मेरे पास आने वाली है पैसा लेने के लिए, मैंने क्या किया, उससे एक गाड़ी खरीद लिया, एक मोबाइल फोन लिया, एक गोल्ड चेन लिया और एक लोटा लिया, लोटा। अरे सुबह जाने के लिए रहे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार ये सब भी ले जाएंगी? हाँ सर। तो कोई बच्चा वहां पर बम खुजा के पूछा, अरे सर वो लोटा का क्या करेंगे? अबे वो लोटा से धोएंगे नहीं रे, वो लोटा को बेचेंगे और जो पैसा आएगा वो सरकार आईपीएफ में, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डाल देती है। ठीक है। तो पर्सोनेशन का मतलब होता है टू क्रिएट फेक आइडेंटिटी। क्या होता है बच्चा? टू क्रिएट फेक आइडेंटिटी। सर, पर्सन लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447 विल बी if they make or update an application in a fictitious name for security, शेख मोहम्मद अब्दुल खान, make or update multiple application different और fictitious नाम, जो भी मैंने आपको बताया, और includes a company to allot or register the securities in a fictitious नाम। ठीक है। then companies must include the provisions in the prospectus and application form, वो prospectus की बात भी होनी चाहिए यहाँ पर। फिर कोर्ट में ऑर्डर डिस्गॉर्जमेंट ऑफ गेन, सीजर, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी। डिस्गॉर्जमेंट मतलब कंपेंसेशन देना हो गया, सीज करना हो गया प्रॉपर्टी को, एंड डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। एंड जो भी पैसा आएगा बेच वेच के समय ना, वो लोटा वोटा जो खरीदा है अपन, मतलब जो सीज होएगा उसको बेच के जो भी पैसा आएगा, इट विल बी क्रेडिटेड टू आईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। कहाँ जाएगा बच्चा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। क्लियर? तो भी आप ये 4 स्लाइड्स पढ़ कर आओगे। यू विल रीड फ्रॉम शेल्फ प्रोस्पेक्टस। रीड।
Done. Next answer. Punishment for fraud. Section number is 447. 447. So I am writing here notes. We have done a diagram for this, if you remember. People who do not have the diagram, they can click the photo from the screen. Yeah. Penalty for fraud. It says if the fraud amount is more than or equal to 10 lakhs or rupees 1% of turnover, whichever is less. Fraud is more than or equal to 10 lakhs or 1% of turnover, whichever is less, then it's a big fraud. So big fraud means, sir, imprisonment is minimum 6 months, maximum 10 years, that is normally. However, if public interest is involved, is 3 years to 10 years. And fine is how much? Amount of fraud, maximum 3 times the amount of fraud. And amount of fraud, maximum 3 times the amount of fraud. Okay, sir. In case of small fraud, so small fraud basically means fraud is less than rupees 10 lakhs or 1% of turnover, which share is less. So you will take first 10 lakhs, 1% of turnover, which is less. You will get a figure. You compare that with the question. In question, how much fraud is given, and it does not involve public interest. So how much is the imprisonment? Imprisonment up to 5 years or up to 50 lakhs or both. Imprisonment up to 5 years or up to 50 lakh or both. Imprisonment up to 5 years or up to 50 lakh or both. This is the penalty for fraud under section 447. You can click the photo. Then you can later on write down in the notes only. Penalty for fraud 447. Then section 39, minimum subscription. Section 39 says minimum subscription. Sir, how much is the minimum subscription? Minimum subscription must be stated in the prospectus, and shares cannot be allotted unless minimum subscription is met and all payments have been received. So minimum subscription, how much? As amount stated in prospectus. Sir, minimum 5% of the nominal value of the percentage must be paid towards on application. Sir, how much is the application money? Minimum 5% of the nominal value. Minimum 5%. Cancel that SEBI wala. Minimum 5% of the nominal value. Minimum 5% nominal value should be the minimum subscription application ka payment. If minimum subscription is not achieved, okay, that means it is not received within 30 days, the application money must be refunded within 15 days, or the director or officer liable for 15% interest. Sir, you have to achieve minimum subscription within how many days? Within 30 days. If minimum subscription not achieved, then you will refund within 15 days. If not refunded, then here, if you refund here, so you have to refund plus 15% interest. Plus 15% interest. Then, so minimum subscription should be achieved within 30 days. If minimum subscription is, guys, not achieved within 30 days, you have to refund the money, guys, within 15 days. If not refunded within 15 days, you have to refund along with 15% interest. Then a return of allotment must be filed with ROC within 30 days in form number Pass 3. Pass 3, prospectus and allotment of securities, Pass 3. Prospectus and allotment security, Pass 3, 30 days. Pass 3, 30 days. Then penalty for default, 1000 per day or 1 lakh, whichever is less. 1000 per day or rupees 1 lakh, whichever is less. 1000 to 1 lakh rupees, minimum to maximum. Okay. So this is minimum subscription. Sir, minimum subscription is how much? As amount stated in prospectus. It should be achieved within 30 days if it, and application money is minimum 5% of the nominal value of shares. Minimum subscription should be achieved within 30 days. If it is not achieved within 30 days, you will refund within 15 days. If it is not refunded within 15 days, along with 15% interest, you have to refund. Okay. Section number 39. Section 40. It says securities to be dealt in stock exchange. Then company must apply to stock exchange for the permission to deal with the securities. If you have applied to 2 stock exchanges, so permission should come from both. If it has not come from both, or either has given the approval, that means it has not come from the both, and you allotted the share. When you allotted the share, the allotment will be void. The allotment would be void. Then the prospectus must state the name of the stock exchange where the securities will be dealt. Application money must be kept in a separate bank account and it should be used only for allotment or refund. In case the allotment is valid, you will allot the shares. In case if the allotment is void, you have to refund the money. Any condition waiving compliance with the requirements of this section is void. That means everything you have to comply. Penalty is how much? Company ka is 5 to 50 lakh, officer ka 50,000 to 3 lakh. Company ka is 5 to 50 lakh, officer ka 50,000 to 3 lakh. Then underwriting commission. Underwriting commission can be paid. How much? Sir, it is maximum 5% for shares. It's MCQ, maximum 5% for shares, or 2.5% of the debentures, or as stated in AUA, whichever is less, or AUA current, whichever is less.
5% for share Companies Act and 2.5% of for debentures or AUA, whichever is less. Prospectus must disclose underwriters का name, the commission and the securities underwritten. Copy of the commission payment contract must be filed with the ROC at the time of prospectus का delivery. So you have to inform to ROC also. Remember the underwriting commission का percentage 5% for shares or AUA, which is less. Debentures 2.5% or AUA, whichever is less. Okay, this is section 40. Section 41, GDR. So here very rare exam they will ask you GDR. Just remember GDR is basically when an Indian company is raising money from outside. So they can't take shares, they can't issue shares, they have to issue global depository receipts. So global depository receipts mein, if a person holds GDR, will he get voting right? No, he will not get voting right. When will he get voting right? When the GDRs are converted into equity shares, then only he will get voting right. So if they don't have voting right, then who has a voting right on their behalf? Sir, the depository. Sir, the GDR holders may vote upon conversion to the underlying shares. They will get voting right only when it is converted into equity shares. Okay. Otherwise, the overseas depositors on their behalf will vote. Otherwise, the overseas depository on their behalf will vote. Okay. Then, private placement, right there, very important. And I am writing your refer notes. Private placement. Okay. Now see, any company whether public or private can offer shares to identified persons via private placement. Identified person, how many people you can offer? So this offer can be made maximum 200 persons in a financial year, maximum 200% in a financial year. Okay, two people, qualified institutional buyers and employees will under ESOP shall be excluded in 200. Qualified institutional buyers and employees under ESOP should be excluded. Then this limit is applicable per security, that is 200 for equity, 200 for debenture, 200 for preference. That means we can offer to 600 people, 200 for equity, 200 for debenture, 200 for preference per financial year. I have offered 160 people for equity, allowed. I have offered 40 people for equity, allowed. I want to offer to more 10 people, not allowed, because it is 200 persons for each security per financial year. 200 persons, 200 individuals who you are offering per security per financial year. The payment shall be made via only check or DD or other banking channel and not by cash. Then very important, money raised, this came in the exam. Money raised cannot be issued until shares are either allotted or a return of allotment is filed with ROC. Two conditions, shares are allotted and return of allotment is filed with ROC. Then only you can use the money. Okay, no fresh offer, no fresh invitation can be made unless either the earlier offer is completed. If equity was going on and you want to offer again equity, subject to 200 persons. Sir, second offer can be offered only when the first offer is completed. What do you mean by the word completed? Sir, you have allotted the shares and return of allotment is filed with ROC. Or the subsequent, अच्छा imagine one more example. You have offered equity, ठीक है, आपने equity offer किया वहाँ पर, ठीक है, जब आपने equity वहाँ पर offer किया हुआ है तो सर अगर आपको preference offer करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले equity को complete करो. इक्विटी को कंप्लीट करो. कंप्लीट कैसे होगा? आपने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर दिया और आपने शेयर्स अलॉट कर दिए, ठीक है, या फिर जो ऑफर है वो क्या गया, या तो विड्रॉ कर दिया गया या तो अबैंडन कर दिया गया. भैया कोई भी ऑफर हो, आपको इक्विटी के बाद इक्विटी लाना है, आपको इक्विटी के बाद प्रेफरेंस लाना है, आप जो सेकंड ऑफर लाना चाहते हो लाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट भैया अर्लियर ऑफर शुड बी कंप्लीट. क्या बोलोगे आप? अर्लियर ऑफर शुड बी कंप्लीटेड एंड द ऑफर इज विड्रॉन और अबैंडन बाय द कंपनी. देन company can offer multiple offer or private placement in a financial year subject to the aggregate limit of 200% per security. मैंने आपको बताया 200% per security. This rule is applicable for each security. Then कंपनी कैन अलॉट सिक्योरिटीज विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी. आपको भैया 60 दिन के अंदर आपको सिक्योरिटीज अलॉट करनी पड़ेगी. जैसे आपको एप्लीकेशन मनी आ गया, अच्छा अगर अलॉटमेंट नहीं दिया है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर. अगर अलॉटमेंट नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर. तो अगर 15 दिन में रिफंड नहीं किया तो आपको रिफंड करना पड़ेगा 12% इंटरेस्ट के साथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60th डे. फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60th डे. बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन में था 30 दिन में लाइए मिनिमम सब्सक्रिप्शन. अगर नहीं आया है तो आप 15 दिन में रिफंड कर दीजिए. 15 दिन में रिफंड नहीं किया तो भैया 16वें दिन से मतलब 46 डे से आपको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा. यहाँ पर क्या बोलता है, आपके पास पैसा आ गया तो आप शेयर अलॉट कर दीजिए. कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर. अगर आपने शेयर अलॉट नहीं किया 60 दिन के अंदर, आपको रिफंड करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर, मतलब 75 डेज हो गए टोटल. अच्छा अब अगर 15 में रिफंड नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12%. वहां पर 15% था, वहां पर यहाँ पर 12%, यहाँ पर 12% है, 12% है, 12% है, ठीक है. यहाँ का जो इंटरेस्ट है कब से कैलकुलेट होगा? 60th डे से होगा, मतलब 61st डे से, ठीक है, पीछे से कैलकुलेट होगा. ये भी एग्जाम में आया हुआ है. आफ्टर अलॉटमेंट कंपनी शुड फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद आरओसी विद इन 15 डेज. अगर आपने फाइल नहीं किया तो कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर आपको पेनल्टी लग जाएगी 1000 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 लाख.
ये जो पेनल्टी का है के लिए आपने अगर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं किया है, अगर ये प्रोविजन कॉन्ट्रावेन होता है, कुछ भी कॉन्ट्रावेन किया आपने, तो कंपनी प्रमोटेड डायरेक्टर आप यू आर लाइबल फॉर हाउ मच पेनल्टी, amount raised to private placement or 2 crore whichever is less, amount raised to private placement or 2 crore whichever is less, and you have to refund the money along with 12% simple interest within 30 days of the order imposing the penalty. तो भैया जो पैसा आया तो वो वापस करो प्लस पेनल्टी भरो। कितना पेनल्टी है सर? अमाउंट रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और 2 करोड़ रुपए विच इज लेस, प्लस आपको जो आप रिफंड करोगे ना आपको 12% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। एंड तीसरा प्रॉब्लम, ये ऑफर को मान लिया जाएगा पब्लिक ऑफर, एंड भले ही ये प्राइवेट प्लेसमेंट था पर उसको क्या ट्रीट कर लेंगे? पब्लिक ऑफर। एंड अगर बच्चा ये पब्लिक ऑफर हो गया देन द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्रा सेबी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट कंपनीज एक्ट सेबी एक्ट विल अप्लाई। हम इसको क्या मान लेंगे? इसको पब्लिक ऑफर मान लेंगे। तो अगर प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन तोड़ते हो 42, ठीक है, तो 3 प्रॉब्लम है। तो पेनल्टी लगेगी, रिफंड करो 12% के इंटरेस्ट के साथ, प्लस इसको हम लोग पब्लिक ऑफर मान लेंगे। तो प्राइवेट प्लेस में बच्चा ध्यान रखना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके नोट्स में मैंने आपको कराया हुआ, वहां से आपको पढ़ना है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? 39 वाज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, 40 वाज सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट इन स्टॉक एक्सचेंज, 41 हमारा था जीडीआर, 42 था प्राइवेट प्लेसमेंट। ये तीनों चारों सेक्शन जो पीछे के 39 टू 42 चारों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आपका ये होमवर्क होगा, प्लस आपको प्रोस्पेक्टस के जो क्वेश्चन है वो आपको खत्म करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमारा प्रोस्पेक्टस पूरा समाप्त होता है। पसंद आया होगा, चीज़ें याद है तो बाकी दोस्तों को बता दीजिएगा कि हम लोग 1 घंटे में पूरा प्रोस्पेक्टस रिवाइज कर पा रहे हैं। मैंने स्ट्रेट टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट बोले हैं, मैंने कोई एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा नहीं दिया, कोई एग्जाम्पल दिया, क्योंकि ये एक स्ट्रेट अवे एग्जाम पॉइंट्स के रिकॉलिंग प्रोविजन है कि अगर आप इसको सुनोगे ना एग्जाम टाइम में, सारी चीज़ें याद आती जाएंगी। क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चन बैंक जाइए, अपने वेबसाइट पे जाइए, फ्री रिसोर्सेज पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। किसी को चार्ट बुक चाहिए तो चार्ट बुक भी वेबसाइट से बाय कर सकता है, वो क्वेश्चन बैंक फ्री है, ठीक है। चलो गाइस, एम फॉर अ रैंक और 70+ विच इज अर्लियर, अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। बाय गाइस।